जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी इलेक्ट्रिकल के जो हमने 2 दिन पहले 50 क्वेश्चन किए थे, आज फिर 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आरआरबी जेई और एएलपी के सीबीटी 2 को टारगेट रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा हर एक ऑप्शन समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, अ डायोड इज अ कॉल्ड, एक डायोड को कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या नन ऑफ द अबव। आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि डायोड एक डिवाइस होता है जो कि करंट को कंट्रोल, या फिर मैं बोलूं ऐसे कि आउटपुट को अनकंट्रोल करता है। मीनिंग मतलब है कि ये एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है। डायोड एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है। तो इसमें अगर मेरे को बताना है तो ये रेक्टिफायर जो होता है ना, रेक्टिफायर डायोड के एक एप्लीकेशन में आता है, अनुप्रयोगों में आता है। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, अपने से आंसर भी टिक मन में लगाते जाइएगा, ताकि आपको समझ आए कि मेरा सही हो रहा है कि गलत। ठीक है ना। नंबर सेकंड है 52। द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर इन द। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक वाहक। कौन होते हैं, किस जगह पे? एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन अभी कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें से किसमें बहुसंख्यक होते हैं? तो हमेशा एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, लेकिन जो होल्स होते हैं ना बेटा, होल्स, ये हमेशा माइनॉरिटी में होते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ होल्स क्या होंगे? मेजॉरिटी में रहेंगे, बहुसंख्यक में रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो माइनॉरिटी में रहेगा। ध्यान रखिएगा, होल्स का मतलब ही है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मतलब ही है नेगेटिव। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल इज। थर्मोकपल का आउटपुट डैश होता है, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज या स्क्वायर वेव या साइनोसॉइडल वेव। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा हमेशा थर्मोकपल का जो आउटपुट होगा हमेशा डीसी वोल्टेज रहेगा। और इस डीसी वोल्टेज को मैं देता हूं हमेशा मिली वोल्ट में। ध्यान रखिएगा, ये जो थर्मोकपल होता है ना, सीबेक प्रभाव पर काम करता है। सीबेक प्रभाव ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं। हम भी फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा। सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, ये सब चीज़ों आपने सुना होगा। ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। थर्मोकपल सीबेक प्रभाव पे काम करता है। थर्मोकपल का आउटपुट डीसी होता है, और थर्मोकपल में जो आउटपुट आता है ना, उसका यूनिट होता है मिली वोल्ट में, बहुत छोटा होता है। क्लियर है। द बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर में डैश होता है लो इनपुट रेजिस्टेंस, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, जीरो इनपुट रेजिस्टेंस या इंफिनिटी रेजिस्टेंस। तो हमेशा बीजेटी में जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा हाई होता है बेटा, उच्च इनपुट रेजिस्टेंस, ये हमेशा होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर हैज द बेस्ट एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन। इनमें से किस रेक्टिफायर की दक्षता और रेगुलेशन सबसे अच्छी होती है? तो आपको याद रखना है हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव हो चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो, इनकी जो दक्षता होती है ना 80%, 80.2% होती है। तो दक्षता और रेगुलेशन फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना। ये फुल वेव वोल्टेज डबल रेक्टिफायर ये बनाया जाता है बेटा, ये नेचुरल नहीं है, इसको बनाया जाता है। लेकिन ये हाफ वेव, फुल वेव, ये सब नेचुरल होते हैं। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर कैन प्रोवाइड, क्या ट्रांजिस्टर क्या प्रोवाइड करता है भाई? करंट को एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, पावर एम्पलीफिकेशन या करंट एंड पावर एप्लीकेशन। तो देखिए, ट्रांजिस्टर करंट, वोल्टेज, पावर तीनों को एम्पलीफाई कर सकता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो आंसर नंबर डी है। हालांकि इसमें वोल्टेज और करंट भी आना था, करंट कॉमा होगा वोल्टेज एंड पावर एप्लीकेशन। ठीक है ना।
तो ये तीनों के तीनों एम्पलीफाई कर सकता है। क्लियर है? NSCR हैज डैश PN जंक्शन। SCR ऐसा बनता है बेटा, आप देखेंगे ना इस टाइप का SCR बनेगा हमेशा। देखिए ये होगा एनोड, ये होगा कैथोड, और ये 1 2 3 PN PN, और यहाँ पर एक होगा गेट टर्मिनल। तो SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं? तो 1 2 3। तो यहाँ पर कितने PN जंक्शन है? PN PN, 2 जंक्शन दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर PN जंक्शन पूछ रहा है, कितने जंक्शन दिख रहे हैं? 1 जंक्शन, 2 जंक्शन और 3 जंक्शन। तो कितने जंक्शन होंगे? ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। 3 जंक्शन, 4 लेयर एंड 3 टर्मिनल वाला भी ये PN PN डिवाइस होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 4 लेयर, 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल का, एनोड कैथोड और गेट। नेक्स्ट है ट्रायक हैज डैश टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। ट्रायक में कितने सेमी टर्मिनल होते हैं? तो 3 टर्मिनल होता है। ट्रायक 2 SCR को मिलाने से बनता है। 2 SCR को एंटी पैरेलल लगा दूंगा ना तो ट्रायक बनता है। मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप जरूर वो वीडियो को देखिएगा बेटा। उससे आपको दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा, सिर्फ अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है ना, 30-32 मिनट का वीडियो है, आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, एक बार जरूर देखिएगा। किसी नेटवर्क में किसी बंद पथ के चारों ओर का वोल्टेज का बीजगणितीय योग डैश के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है भाई? 0 के बराबर होता है। और ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, जो कि किरचॉफ का सेकंड लॉ कहलाता है। यही मैश का नियम भी कहलाता है। और ये जो लॉ होता है ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये क्या करेगा? कार्य करेगा। मैंने सर्किट में पूरा पढ़ाया हुआ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट में एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एक्टिव एलिमेंट्स होंगे जो मोनोलिथिक सर्किट में आईसी में होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रांजिस्टर और डायोड जो होते हैं ना, ये हमेशा एक्टिव एलिमेंट होते हैं। बाकी रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पैसिव एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, तो एक्टिव में ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कंडीशन इन ओम्स लॉ इज। ओम के नियम में शर्त है, क्या होगा शर्त? ओम का लॉ बोलता है V समानुपाती होता है I के। तो हमेशा क्या होता है? रेशियो ऑफ V एंड I, ये I है बेटा, V एंड I शुड बी कांस्टेंट। अगर आप देखेंगे तो I इक्वल टू क्या होगा बेटा? V बाई R, या फिर R इक्वल टू क्या लिखूंगा? V बाई I। तो ये R ही एक कांस्टेंट, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं सर्किट का, यही कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। क्लियर है? यही एक कंडीशन होता है। और जब मैं इसका लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये हमेशा क्या होता है बेटा? ये V है, ये I है, तो एक लीनियर रेखा मिलती है, ध्यान रखना है। ये भी मैंने अभी जस्ट डीसी पढ़ाया था विद्युत का, तो विद्युत का पूरा आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई तो न्यूमेरिकल भी वैसी के वैसी आ जाते हैं। ठीक है ना, मैं इसका कोई PR नहीं बोल रहा हूँ। NCERT के बुक से आप पढ़ेंगे, आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है ना? देखिए, इन रजिस्टिव लोड पावर डिसिपेशन वुड बी प्रोपोर्शनल टू। रजिस्टिव लोड में पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, पावर इक्वल टू होता है V इंटू I, पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। रजिस्टिव लोड बोल रहा है ना, मतलब रेजिस्टेंस लगा होना चाहिए। तो पावर किसके समानुपाती दिख रहा है? I स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ करंट के समानुपाती होता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट डैश द वोल्टेज। अगर किसी इंडक्टिव सर्किट में करंट को देखेंगे तो इंडक्टिव, ये इंडक्टिव है बेटा ना। अगर मैं बोला कि अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले रहा हूं ना, वोल्टेज को आधार मान रहा हूं, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में, शुद्ध प्रेरक वाले सर्किट में जो धारा होगी ना, हमेशा वोल्टेज को 90 डिग्री लैग करेगा। बहुत बार मैंने बताया है और बहुत बार बताते भी रहता हूँ, ये चीजें हमेशा आपको याद रखना है।
ये फिर से इसको यहाँ पर मैं आपको व्हाइट बोर्ड में लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। ये यहां पर है प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस, दोनों केस लिख दूंगा, प्योर इंडक्टेंस, और नंबर है प्योर कैपेसिटेंस, शुद्ध संधारित्र, ठीक है। ये है शुद्ध प्रतिरोध, इसको बोल रहे हैं शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरक, और तीसरा नंबर है शुद्ध संधारित्र, ठीक है ना। ये तीनों है। तो अगर मैं आपको बोला कि जब मेरा शुद्ध प्रेरक, शुद्ध प्रतिरोध में वोल्टेज को अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूं ना, वोल्टेज को अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूं, तो इसके साथ जो धारा होगी ना वो हमेशा सेम फेज में होती है। सेम फेज का मतलब है जैसे वोल्टेज जहां बनेगा वहीं धारा बनेगी, या इसके विपरीत भी अगर मैं धारा को रेफरेंस लेता हूं, रेफरेंस का मतलब है आधार लेता हूं, तो वोल्टेज धारा के सेम फेज में बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच का कोण आएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन अगर शुद्ध प्रेरक का बात करूं ना, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा, वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा, तो हमेशा धारा 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। या उल्टा अगर मैं बोलूं, ये धारा है बेटा, अगर मैं धारा को रेफरेंस लूंगा तो हमेशा जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा बेटा, लीड करेगा। तो इसमें फाई जो आएगा 90 डिग्री लैग का बात करूंगा, लैग हमेशा ऊपर वाले को प्रेफरेंस लेना है, क्लियर है। और तीसरा नंबर शुद्ध संधारित्र में अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा ना, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा तो जो धारा होगी हमेशा 90 डिग्री लीड करेगी, या फिर अगर मैं धारा को रेफरेंस लूंगा ना, इसको आधार मानूंगा, तो जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, हर पेपर में ये पूछता है, क्लियर हो रहा है। तो इसको छोड़ना नहीं है बेटा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, करंट इन इंडक्टिव सर्किट क्या होगा, हमेशा लैगिंग करेगा, कितने डिग्री से, तो 90 डिग्री से हमेशा क्या करेगा, लैग करेगा, ध्यान रखना इसमें। पावर फैक्टर इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय एसी, सर्किट में पावर फैक्टर किससे दिया जाता है, तो पावर फैक्टर ऐसा होता है बेटा, ये है, ये फाई होता है, ये आर होता है, एक्स होता है, जेड होता है। तो कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आर बाई जेड। तो कॉस फाई बराबर क्या होगा, आर बाई जेड, ऑप्शन नंबर ए। आर होता है एक्टिव पावर या रेजिस्टेंस, जेड होता है एपरेंट पावर, या इसी को मैं बोलता हूं आभासी शक्ति, ठीक है ना। ये ध्यान रखना अच्छे से। इम्पीडेंस इन आरएल सर्किट इज गिवन बाय, किसी आरएल सर्किट में इम्पीडेंस कैसे देंगे, आरएल सर्किट में इम्पीडेंस जेड बराबर दिया जाता है, हमेशा आर है और एल है, मतलब आर है और एल है, तो आर का ओम होना चाहिए, और एल अब अकेला नहीं होगा, यहाँ एक्सएल होगा। तो हमारे पास जो जेड आएगा ना, हमेशा आता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, जहां पर एक्सएल जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, इसको बोला जाता है प्रेरकीय प्रतिघात, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इट्स वैल्यू इज 2 पाई एफ एल, और इसका यूनिट हमेशा ओम होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, अंडर रूट आर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, यही दिख रहा है ना, रूट लगा हुआ है, मतलब यही ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सेम अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है ना, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में जो एक्सी होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं संधारित्र का प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात। तो ये जो होता है ना एक्सी, ये होता है 1/2 पाई एफ सी,
और इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम में ही रहता है। क्लियर है? संधारित्र प्रेरकीय प्रतिघात हमेशा फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है और संधारित्र का प्रतिघात हमेशा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलो 66 क्वेश्चन बोल रहा है 2 माइक्रोफैरेड क्षमता वाले 2 संधारित्र समांतर क्रम में कनेक्ट है। तो 2 माइक्रोफैरेड वाला बात कर रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, बना लेते हैं 2 माइक्रोफैरेड, एक इधर और एक इधर, ये समांतर क्रम में ऐसे कनेक्ट है बोल रहा है। फिर बोल रहा है और 1 माइक्रोफैरेड क्षमता वाला एक संधारित्र श्रेणी संयोजन में श्रृंखला क्रम में जुड़ा हुआ है, मतलब 1 माइक्रोफैरेड का ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया है, ऐसा बात कर रहा है। तो इसको अच्छे से बना देता हूं, ऊपर ही यहां पे बना देते हैं ताकि आपको समझ भी आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, ये कैसे है बेटा, तो 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है और इनके साथ 1 माइक्रोफैरेड का और एक कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि माइक्रो को छोड़ो, ये 2 फैरेड 1 फैरेड है ना। जब 2 संधारित्र समांतर होते हैं ना, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस आता है C बराबर C1 प्लस C2, डायरेक्ट जोड़ते हैं बेटा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड, ये जुड़ गए। अब ये सीरीज में आ गया, ये 4 माइक्रोफैरेड इस 1 माइक्रोफैरेड के साथ श्रेणी क्रम में आ गया। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि टोटल जो कैपेसिटेंस निकलेगा ना, टोटल कैपेसिटेंस, अब ये पैरेलल जैसे निकलेगा। कैसे होगा ये, 1/C इक्वल टू 1/4 प्लस 1/1, इसको पलट देंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4, तो ये 4/5 हो जाएगा, मतलब 0.8 माइक्रोफैरेड। ये आएगा आपका आंसर। देखते हैं कहां पर है 0.8, तो 0.8 माइक्रोफैरेड इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी सर्किट में कराया है, विद्युत का जब मैं पढ़ाया तो उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन मिला होगा सर्किट का। इसमें बोल रहा है 2 बल्ब है, एक 100 वाट के और एक 50 वाट के, सीरीज में कनेक्ट है 220 वोल्ट के साथ। तो दोनों के करंट का रेशियो क्या होगा मेरे को बताना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ बेटा बनाना, लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ। पहला दिया है, पावर दिया है 100 वाट, ठीक है ना। वोल्टेज दिया है कितना बेटा, 220 वोल्ट। तो यहां से मैं बोल रहा हूं आप करंट निकाल लो। आई बराबर कैसे निकलेगा, P/V कितना हो जाएगा, 100/220। क्योंकि ये पहला पावर है ना, तो I1 बोल देता हूं, P1 तो 220, 0 से 0 कट गया, तो I1 आया बेटा 10/22 एम्पियर। ठीक है, अब आपको ऐसी पावर निकालना है। P2 दिया है, दूसरा नंबर कितना बोला है, 50 वाट, और सेम वोल्टेज दिया है बेटा कितना, 220 वोल्ट। तब आपको यहां से I2 निकालना है, तो I2 हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई P। P2 है 50, वोल्टेज है 220, तो 0 से 0 कट गया। तो अब आपको दोनों का रेशियो निकालना है I1 डिवाइडेड बाई I2। तो यहां से निकालते हैं बेटा, मैं अलग पेन से लिख देता हूं। I1/I2 बराबर ये हो जाएगा 10/22 बटे, यहाँ पे हो जाएगा 5/22, 22 से 22 कट गया, 10/5 आया, 5 दूनी 10, 2/1, 2:1 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही बेटा पेपर में, और ये कोई टफ नहीं है, इसको बस अपने को बनाना सीखना है। 2 बार अगर हम प्रैक्टिस कर लेना तो ये आराम से बन जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए लिखा है Which are minimum required to cause the flow of current। एक करंट के प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती है। तो एक करंट के प्रवाह के लिए हमको क्या चाहिए भाई, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए और एक कंडक्टर चाहिए। बस ये 2 चीजें अगर मिल गया ना, तो आराम से एक धारा क्या होगा, सोर्स से धारा निकलेगा, कंडक्टर धारा को पास कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। एक तापमान बढ़ाने पर
किसी प्रतिरोध का, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि चालक जो होता है ना, कंडक्टर जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कंडक्टर होता है ना, हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। इसका मतलब है कि तापमान बढ़ाऊंगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कहीं पे तापमान बढ़ाऊं और प्रतिरोध घट जाए तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक तापमान गुणांक, ऋणात्मक तापमान गुणांक, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। क्लियर, ये सब आपको याद रखना है बेटा। द रेजिस्टेंस ऑफ, ये तो बना दिया भाई, इंक्रीजेस होगा। अच्छा, इसमें बोल रहा है व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान बढ़ाने पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बढ़ता है और बढ़ेगा। यहाँ पर हमें से ये ऑप्शन गलत होगा बेटा, ये थोड़ा सा माफ करना है, ये वाला जो चीजें है ना, ये गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिए। ऑप्शन ये जो होगा ना, ये ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन का उतार दिया गया है, ये मेरे से ही गड़बड़ हुआ है बेटा। टाइप एक्चुअली मैं ही करता हूँ ना, तो ये शायद मेरे से ही गड़बड़ हो गया है। ये होगा इंक्रीजेस, इसको चेंज कर दीजिएगा इंक्रीजेस, या ऑप्शन नंबर डी लिख दीजिएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी लिख दीजिएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये मेरे से ही गड़बड़ हुआ है, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, ये नन ऑफ द, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये इंक्रीजेस, तापमान बढ़ाने पर हमेशा इसका वो बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चिपकली घुस गया था, देख 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 बाबू 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 वीडियो बना रहा हूँ बेटा, रुक जा बेटा, वीडियो बना रहा हूँ। ये मोबाइल दे दे दादी को, जब बाहर जाते थोड़ा सा घूम के आना, जाते वीडियो बना रहा हूँ, गर्मी लग रहा है, तो इसको अंदर ही दे दे, अंदर ही बैठा दे। माफ करेगा, वो मेरा बेटा आ गया था तो खटखटाने लग गया था, ठीक है ना, तो छोटा है इसलिए देखना पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 71 लिखा है, देखिए यही क्वेश्चन छप गया होगा उसमें, देखिए लिखा है द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड नोन बाय, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट लग गया है, तो हमेशा क्या होता है, शॉक के द्वारा। इलेक्ट्रिकल शॉक अगर किसी को लगता है ना, तो इससे पता चलता है हाँ भाई यहाँ पे करंट है। करंट तो हमको दिखता नहीं है, हम सिर्फ एक करंट को अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको अनुभव करना है, आप बेशक स्विच चालू करके उंगली डाल दीजिए, आपको बढ़िया सा एक अनुभव होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं when current flows through heater is glows but supply wiring does not glow because, जब हीटर कॉइल में करंट बहता है तो ये चमकता है, लेकिन सप्लाई वायरिंग में कोई भी चमक नहीं होता। इसका मेन कारण क्या है, तो हमेशा मेन कारण इसलिए है कि जो सप्लाई वायर होता है ना बेटा, वो हमेशा एक सुपीरियर मटेरियल के द्वारा बना होता है। सुपीरियर मटेरियल का मतलब होता है वो तापमान को सह सकता है, तापमान को सह सकने वाले मटेरियल को ही सुपीरियर मटेरियल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सप्लाई वायर्स आर मेड अप ऑफ सुपीरियर मटेरियल। The magnetic potential in a magnetic circuit can be magnetized in the terms of, एक मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक पोटेंशियल को, जो चुंबकीय जो विभव है उसको चुंबकित किया जा सकता है, किसके थ्रू, कूलम्स नहीं भाई, ये तो आवेश का मात्रक होता है, फैराड ये तो संधारित्र का मात्रक होता है, एमएमएफ जो होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यही होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है ईएमएफ, याद रखिएगा एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट में आता है, मैग्नेटिक सर्किट में, और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मटेरियल विच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड इन बोथ द डायरेक्शन आर नोन एज, ऐसा कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है जो दोनों दिशाओं में आसानी से चुंबकित हो जाता है। दोनों दिशाओं को मतलब होता है एक पॉजिटिव दिशा में, एक नेगेटिव दिशा में, तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ये दोनों के दोनों दिशाओं में क्या होता है, आराम से मैग्नेटिक हो जाता है। एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड भाई, आपको मालूम है भाई एडी करंट क्या होता है, तो एडी करंट जो
भंवर जैसे एक जगह पर बन जाता है करंट का मूवमेंट। तो एडी करंट को कैसे हम बना सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मीडियम, डिक्रीजिंग द परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक मीडियम, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मीडियम, या नन ऑफ द अबव। तो हमेशा जो चुंबकीय माध्यम होता है ना, उसके रेजिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूं तो एडी करंट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और कम करने के लिए परमिबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, डिक्रीज नहीं करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जितना चुंबकशीलता अच्छा होगा उतना एडी करंट लॉस क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, एडी करंट लॉस नहीं बोल रहा है, एडी करंट बस पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या शो करता है? ये है बाएं हाथ का नियम बेटा, ये मेरा बायां हाथ है। तो एफ बी आई, ये हमेशा बल को दर्शाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और ये आई को दर्शाता है जो मिडिल फिंगर आपके पास है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर, चालक के बल की दिशा को ये दर्शाता है हमेशा। जब L लंबाई वाले एक कंडक्टर में I धारा प्रवाहित हो रही हो और उसे एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो कंडक्टर पर लगने वाला बल क्या होगा? तो समांतर रख रहे ना, समांतर का मतलब होता है ये फील्ड है, ऐसा फील्ड है बेटा ये, और इस फील्ड के बीच में ना एक मैं मान लो एक चालक रखा हूं ऐसा, ये देख लेते हैं, ये ऐसा एक चालक रखा हूं ऐसा, ठीक है ना। ये चालक इस फील्ड के क्या है, समांतर है बेटा। समांतर का मतलब है कि जो थीटा है वो हमेशा 0 डिग्री है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है ना, चुंबकीय बल, F होता है BIL साइन थीटा। इसको बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए ना तो F बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर समांतर की जगह ना लंबवत बोलता ना बेटा, लंबवत, जब इस कॉइल को मैं ऐसे लंबवत रख दूं तो लंबवत रखता ना तो हमेशा मैक्सिमम बल आता, लंबवत में आंसर ही आता। क्या आपको समझ आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं? क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। स्पार्किंग तब होती है ना जब लोड बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सर्किट में हाई वोल्ट का क्या होगा बेटा, स्पार्किंग कहीं पर कब होता है? तो स्पार्किंग कहीं पर तब होता है जब उस सर्किट में ना हाई वैल्यू का प्रेरक लगाओ, क्योंकि प्रेरक और इंडक्टर दोनों का काम, ये प्रेरक है ना, ये तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। संधारित्र और प्रेरक का काम ही होता है बेटा ऊर्जा को संग्रहित करना, एनर्जी को स्टोर करना, इनका काम ही होता है। लेकिन प्रेरक क्या होता है, एक खूबी के कारण जाना जाता है, यह अपनी ही पोलैरिटी को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ध्यान रखिएगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू कॉइल मैक्सिमम व्हेन द कॉइल आर, कब होगा जब दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम हो? कब होगा? जब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करते हैं। राइट एंगल में नहीं होगा, एक दूसरे को टच करते हैं। जब एक कॉइल ऐसा और दूसरा कॉइल ऐसा है तभी इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम होता है कब, जब दोनों टच करते हैं। किस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है परावैद्युत सामर्थ्य। इसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। मैं हमेशा बोलूंगा बेटा, अगर आप टेक्निकल वाले हैं तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि जब आप नेट पे उसको हिंदी करने के लिए करेंगे ना तो वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिख के ही वो कॉपी कर लेता है। और जो आपका पेपर बनाता है ना वो इतना कर्मठ और जुझारू व्यक्ति नहीं है कि वो आपके लिए पूरा हिंदी में करे, वो इंग्लिश वाले वर्ड को ही डाल देगा, बाकी सब आपके ऊपर छोड़ देगा कि आपको करना है करो, नहीं बनाना है मत बनाओ, ऐसा कर देगा। तो कुछ कुछ वर्ड का आपको मीनिंग याद रखना है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अगर देखें ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होता है वो है माइका, 100 से 200 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इसका स्ट्रेंथ होता है बेटा डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, पोर्सिलिन का होता है 10 से 20 आप ले सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग यूज करते हैं पोर्सिलिन का, जो कि चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं उसका यूज करते हैं इंसुलेटर बनाने के लिए। क्लियर है? एक शुद्ध कैपेसिटर में खर्च होने वाली पावर क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि जब एक शुद्ध कैपेसिटर है तो वोल्टेज और धारा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है भाई? 90 डिग्री का। ये लीडिंग अभी आपको मैंने बताया था। तो जो पावर होता है, पावर बराबर VI cos फाई होता है। कहीं पर भी सिंगल फेज, थ्री फेज में मैंने आपको विद्युत में बहुत अच्छे से पावर के बारे में समझाया है। तो यहाँ पर क्या है, VI cos फाई हो जाता है। तो जब इस जगह पर आप फाई की जगह 90 रखेंगे तो VI cos 90 डिग्री हो गया, और cos 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है
अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तब ये क्वेश्चन आधा है बेटा, इसको पूरा लिख लीजिएगा। रखा जाए तब क्षेत्र का सामर्थ्य क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, तो हमेशा इंक्रीजेस होगा बेटा, बढ़ जाता है। क्षेत्र का सामर्थ्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, when 2 volt EMF is applied across a 1 farad capacitor, it will store the energy। आपको पता है कैपेसिटर में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C कितना दिया है बेटा, ये C दिया है 1 फैराड, तो 1, और वोल्टेज कितना दिया है 2 वोल्ट, तो 2 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, और ऊर्जा का मात्रा होता है जूल। कौन सा आंसर होगा, 2 जूल, तो 2 जूल। वॉट पावर का होता है, ये तो होगा नहीं, ये है ही नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर। फिर बोल रहा है डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक्स बिकॉज, एक डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट्स में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, लोकल एक्शन को क्या करता है, रोकथाम करता है। लोकल एक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, या फिर अगर क्या बोलते हैं डिस्टिल वाटर में क्या होता है कि कोई भी मिनरल्स होते नहीं है तो एकदम उसमें ना फ्लो बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये लोकल एक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है, रोकता है, ठीक है। सेल्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू, कल ही मैंने आपको बताया था कि सेल को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, इंक्रीज द करंट कैपेसिटी, धारा के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ना सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और सेल को सीरीज में कब कनेक्ट करेंगे, धारा के कैपेसिटी को कांस्टेंट रख के वोल्टेज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। क्लियर है, तो ये याद रखिए। 86, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ स्टोरेज बैटरी इज फॉर्म्ड बाय एडिंग, एक इलेक्ट्रोलाइट में स्टोरेज बैटरी में वो कैसे करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाते हैं स्टोरेज बैटरी में, तो हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को वाटर में मिलाने से इलेक्ट्रोलाइट बैठता है, ठीक है ना। तो H2SO4 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। फिर 87 बोल रहा है द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी डिपेंड्स ऑन, एक बैटरी का जो एम्पियर आवर कैपेसिटी होता है आपको पता है, ये भी एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग होता है एक समाकलित यंत्र होता है, और जब भी समाकलित यंत्र का बात होता है ना, तो इसका जो कैपेसिटी है हमेशा एरिया ऑफ द प्लेट पर निर्भर करता है। प्लेट का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमेशा प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फ्यूल सेल कन्वर्ट, ये कन्वर्ट है, फ्यूल सेल कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फ्यूल सेल किस में करता है कन्वर्ट, तो ये हमेशा फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ध्यान रखिएगा फ्यूल सेल ना तो प्राइमरी सेल है और ना ही सेकेंडरी सेल है, ना ही सेकेंडरी सेल है। आप बोलेंगे सर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल वो सेल होता है ना जिसका उपयोग केवल आप एक बार कर सकते हैं, उसको चार्ज नहीं कर सकते। जैसे लेक लांची सेल, ड्राई सेल, वोल्टेइक सेल, बहुत सारे और सेल रहते हैं ना, तो ये सब ड्राई मतलब ये सब प्राइमरी सेल होते हैं। सेकेंडरी सेल वो सेल होता है ना जिसका यूज आप बार बार कर सकते हैं, जैसे निकल कैडमियम, निकल आयरन, ये सब जो सेल होते हैं ना वो प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल होते हैं। क्लियर है, तो ये आंसर आएगा केमिकल। 89, द आउटपुट ऑफ द सिंगल लूप जनरेटर इज अ, ये बहुत बार एसएससी जेई इसको कवर किया है बेटा। एक सिंगल लूप जनरेटर में आउटपुट हमेशा क्या होता है, तो आउटपुट हमेशा होता है, यहाँ ऑप्शन है स्टडी एसी, पल्सेटिंग एसी, पल्सेटिंग डीसी एसी, है ना। तो हमेशा जो इसका आउटपुट होगा ना बेटा पल्सेटिंग एसी ही रहता है, ठीक है। एक जनरेटर का आउटपुट कैसे दिया जाता है, द आउटपुट ऑफ अ जनरेटर इज गिवन बाय द इक्वेशन। कौन से इक्वेशन से दिया जाता है, तो जनरेटर में हमेशा लाइन वोल्टेज में IA और RA, ये ऐसा है बेटा IA RA। मैं बोला ना मैं खुद से टाइप करता हूँ बेटा, तो मेरे से थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती है, बट क्वेश्चन मैं आपको पूरा एकदम अच्छा करा रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अपने से मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। टाइप करने में देखिए मेरा काम है पढ़ाना बेटा, मैं हर चीज़ों पे बेस्ट नहीं हो सकता। मैं टाइप करता हूँ बट वो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाता है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके लिए अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी PDF आपको मतलब ये क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा, नोट करिए, चाहे इसको बार बार देखिए, आपके एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है ना।
रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नेसेसरी इन, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें से किसके लिए जरूरी है? तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमेशा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में ना हम लोग रोटर को एक्साइट करने के लिए डीसी सप्लाई दे देते हैं, तो वो सप्लाई एक्साइट हो जाता है। सेल्फ में क्या होता है, खुद से प्रेरित, खुद से एक्साइट होता है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम लगाते हैं, वहां पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है ना, कि सप्लाई दे दिया लेकिन वो जीरो पे आ गया। अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज अ डीसी जनरेटर इज, एक डीसी जनरेटर में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको पता है E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 5ZNP/60A, जहां पर आप देखेंगे E ये Z कांस्टेंट होता है, P कांस्टेंट होता है, 60 कांस्टेंट होता है, A कांस्टेंट होता है, तो सबको हटा दिए तो E समानुपाती होता है 5 × N के। अगर मैं फ्लक्स को बढ़ा दूं तो भी EMF बढ़ेगा, अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं, ये N का मतलब है यहाँ पर बेटा स्पीड को बढ़ा दूंगा तो भी EMF बढ़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर मैं बोला टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, ये एक ऑप्शन हो सकता है। टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, नहीं भाई, रोटेशन डिक्रीज करूंगा तो EMF भी कम हो जाएगा। टू डिक्रीज द एयर गैप फ्लक्स, ये भी गलत है, फ्लक्स को बढ़ाऊंगा तब होगा। टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ आर्मेचर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो Z है ये समांतर पथों की संख्या होती है, P जो होता है ना नंबर ऑफ पोल्स की संख्या होती है, A जो रहता है पैरेलल पाथ की संख्या होती है, पैरेलल पाथ समांतर पथों की संख्या, ठीक है। Z जो होता है आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, बेटा सॉरी, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, कंडक्टर की संख्या ये होता है। P होता है पोल्स की संख्या, ठीक है ना। तो ये पैरेलल पाथ के लिए लैप वाइंडिंग हुआ ना, लैप वाइंडिंग, तो A बराबर P होता है। और वेव वाइंडिंग हुआ ना, वेव वाइंडिंग, तो A बराबर क्या होता है 2। क्लियर है। Which of the following is most suitable for running in parallel operation? इनमें से कौन है जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल होता है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर या ऑल ऑफ द अबव? तो ध्यान रखिएगा कंपाउंड जनरेटर सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये ना स्थायी, मतलब एक प्रकार का क्या होता है, बैलेंस्ड बना लेता है, दो मोटर के बीच में ना बैलेंस रहता है, इसमें ज्यादा आपको वेरिएशन मिलेगा नहीं। शंट और सीरीज में बहुत मिलता है, इसीलिए सबसे बेस्ट होता है कंपाउंड जनरेटर। उसमें भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड ये बेस्ट होता है डिफरेंशियल से। क्यूमुलेटिव में ऐड होता है बेटा, दो फ्लक्स ऐड होते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड होना, डिफरेंशियल का मतलब होता है माइनस होना। क्लियर है। Which of the following component of DC generator plays vital role for providing direct current of a DC generator? कौन सा डायरेक्ट करंट डीसी जनरेटर में देगा? तो आपको नाम से समझ आ रहा है, डमी कॉइल, इक्विलाइजर रिंग, कम्यूटेटर या आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो है कम्यूटेटर। डीसी को एसी, एसी को डीसी ऐसे पढ़े ना, यही कम्यूटेटर। डीसी जनरेटर में कौन सा लोड के साथ बदलता है? कौन सा नुकसान का मतलब होता है लॉस। कौन सा लोड के साथ बदलेगा? तो एडी करंट लॉस नहीं होता, हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता, कॉपर लॉस जो होता है ना यही होता है, लोड के साथ वेरी होता है, इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये जो विंडेज लॉस है ना, ये वाइंडिंग के कारण नहीं होता बेटा, एयर गैप के कारण आता है। ये अच्छे से याद रखिएगा, एयर गैप के कारण आने वाला जो लॉस होता है ना उसी को बोलते हैं विंडेज लॉस। ये वाइंडिंग के कारण नहीं होता, विंड आ जाता है एयर गैप में, उसी के कारण क्या हो गया, लॉसेस उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो रहा है। 96 क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू। आर्मेचर को लैमिनेट क्यों किया जाता है भाई? तो हमेशा एडी करंट लॉस को बचाने के लिए आर्मेचर को वो किया जाता है, लैमिनेट किया जाता है, ठीक है ना, सिलिकॉन स्टील से लैमिनेट करते हैं। कार्बन ब्रश आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। कार्बन ब्रश का यूज क्यों करते हैं? तो कार्बन ब्रश हमेशा क्या करता है, स्पार्क को रोकता है बेटा, स्पार्क को रोकता है। वैसे स्पार्क को रोकने के लिए हम लोग
इंटरपोल्स लगाते हैं बेटा, स्पार्किंग को कम करता है। लेकिन कार्बन ब्रश भी क्या होता है, मान लीजिए अगर गलती से स्पार्क हुआ ना तो कार्बन ब्रश आसानी से बदला भी जा सकता है। कार्बन ब्रश कॉपर की तुलना में सस्ता होता है, इसीलिए कार्बन को यूज करते हैं। और कार्बन एक प्रकार का जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इंक्रीजेस द बैक ईएमएफ इज। अगर डीसी शंट मोटर की स्पीड बढ़ती है तो बैक ईएमएफ क्या होगा। फिर वही चीज है, E इक्वल टू क्या होता है बेटा, फाई जेड एन पी अपॉन 60A। ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर Z कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, तो E समानुपाती हो जाएगा बेटा फाई इंटू एन के। बोल रहा है शंट मोटर की स्पीड बढ़ती है, स्पीड जब बढ़ेगा ना बेटा, स्पीड अगर बढ़ रहा है तो ईएमएफ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, सेम यही क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोल रहा है ये एक 4 पोल मतलब पी की वैल्यू दिया है, लैप वाउंड जैसे ही बोल दिया तो लैप वाइंडिंग में जो ए बराबर होता है पी होता है। 400 कंडक्टर है मतलब ये जेड की मान हो गया। हर पोल पर 250 मिली वेबर है मतलब फाई का वैल्यू हो गया। तो मेरे को बताना है कितना आरपीएम बोल रहा है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 600 आरपीएम का बात कर रहा है तो n बराबर कितना हो गया, 600 आरपीएम। तो चलने पर ईएमएफ क्या होगा, तो ईएमएफ निकाल लेते हैं बेटा। 600 ये ना वो देख लेते हैं, हाँ 600 आरपीएम है, ठीक है ना। ईएमएफ बताना है, ईएमएफ कैसे निकलेगा बेटा, इस जगह पर आपको मालूम है फॉर्मूला, ये वाला चीजें पता था। E इक्वल टू होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60A। सॉल्व करते हैं इसको। फाई की वैल्यू कितना दिया है, 250 मिली वेबर, तो 250 मैंने आपको बताया मिली को चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई करते हैं। जेड कितना दिया है, जेड दिया है 400 इंटू एन दिया है 600। पोल्स की संख्या कितनी दी है, पोल्स की संख्या दी है 4, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू लैप वाइंडिंग बोला है ना, तो लैप वाउंड में क्या होता है, हमेशा A बराबर P होता है। तो P की जगह पे ये जो 4 है ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया बेटा, 60 से ये 10 बार में गया, ठीक है। ये आ गया आपका 25 चौके 100, ये 100 हो गया। 1 0 2 0 यहाँ का और 1 0 इंटू 10 टू द पावर -3। कहीं पे 100 जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको, 100 दिख रहा है ना, तुरंत टिक मार दो, इसमें ज्यादा सोचने का बात नहीं है, ऑप्शन ही हमको टिक करना है। अगर आप देखेंगे भी ना तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 1 2 3 4 इंटू 1/10 की घात 3 का मतलब है 3, 0 से 0 0 कट गया, ये कितना हो गया 1000। वैसे यहाँ पर ये 25 मिली वेबर होगा बेटा, 250 नहीं होगा, 25 मिली वेबर होगा, इसको हटा लेना ना, तो 25 रखेंगे तो हमारा ये 100 आएगा। ठीक, हो सकता है मेरे से 0 में गड़बड़ हो गया हो तो 25 रख लेना उसको। लास्ट क्वेश्चन है, द पावर स्टेटेड का मतलब दिया हुआ ना, नेम प्लेट एनी मोटर इज ऑलवेज। कभी भी किसी भी मोटर में जो पावर देता है ना, हमेशा आउटपुट पावर शाफ्ट का देता है। शाफ्ट का आउटपुट पावर, ये शाफ्ट है बेटा, शाफ्ट, तो हमेशा आउटपुट पावर शाफ्ट का देगा। अगर जनरेटर रहता ना तो हमेशा इलेक्ट्रिक पावर देता, आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है, मोटर है तो हमेशा शाफ्ट का पावर देगा। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे जो आपको बनाना है बहुत अच्छे से, और इस जगह पर जितने भी आप जितने बार देखेंगे उतने बार आपको याद भी होना चाहिए। ये क्लियर है ना। ये आपको अच्छे से याद भी करना है और इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बेटा, क्योंकि टेक्निकल में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ थ्योरी कोई नहीं कराएगा बेटा, मैं ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों कराऊंगा। मैं शूट कर लिया हूँ एसी सर्किट का, आज आपको कैसे भी या कल मैं आपको वीडियो दे दूंगा एसी का। अभी आप ये 100 क्वेश्चन में 50 2 दिन पहले मिला था, अभी ये 50 क्वेश्चन मिला है, इसको अच्छे से पढ़िए। ये इस चैनल में और भाग्यराज सर इलेक्ट्रिकल गुरु में भी ये अपलोड होगा, तो इसको जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।